अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर रफ़ाक नईम। रिसेंटली जैसा कि मैंने एक पेज क्रिएट किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह ग्रेजुअली आई विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू शेपिंग योर मेडिकल कैरियर। तो जब भी आप अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हाउस जॉब सर्टिफिकेट एंड डिग्री की मदद से यू अप्लाई फॉर परमानेंट लाइसेंस, या अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तब आफ्टर क्लियरिंग योर रेजिडेंसी एग्ज़ाम्स यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड ट्रेनिंग। तो जो इनिशियली आपको इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए सीवी की ज़रूरत होती है। तो अब बेसिकली ये लेक्चर तो मैं आपको सीवी बिल्डिंग के रिलेटेड सारी डिटेल्स बताऊंगा ये, लेकिन ना सिर्फ ये उन लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनल एज में एंटर हो चुके हुए, बल्कि ये उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने फ्यूचर में इस स्टेज पे आना है। क्योंकि सीवी बिल्डिंग और जो आपके सीवी में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सारे बॉक्सेस टिक करने के लिए आपकी एफर्ट्स ड्यूरिंग एमबीबीएस स्टार्ट हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें इस बारे में गाइड नहीं किया जाता, और मैं ख़ुद जब अपनी हाउसों में पहुंचा फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया। तो मैं आपको आज सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपनी सीवी डिज़ाइन करनी है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से आपने अपना पोर्ट्रे करना है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, और क्या क्या आपके पास एविडेंस उससे रिलेटेड होने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी सीवी खुद बना रहे हैं, जो कि मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आपको ये स्किल्स आने चाहिए, क्योंकि सीवी में भी आपको टाइम एंड टाइम अगेन जब जैसे जैसे चीज़ें एडअप होती हैं तो आप उसको फ्लोरिश करते रहते हो, बेहतर करते रहते हो और डेट्स को अपडेट करते रहते हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो फ़ॉन्ट साइज़ आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी सीवी बनाना आप शुरू कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ आपका ना एक स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो यूजुअली आप 14 साइज़ यूज़ करते हो फॉर हेडिंग्स, और जो 11 आपका साइज़ होता है दैट इज़ फॉर टेक्स्ट। अगर बहुत ज़्यादा छोटा फ़ॉन्ट साइज़ हो तो अगेन वो जो आपका हायर है, जो आपको हायर कर रहे हैं उसके लिए वो बड़ी इनकन्वीनियंस क्रिएट करेगा। सेकेंडली अगर बहुत ज़्यादा साइज़ होगा तब काफ़ी ज़्यादा पेजेस कंज्यूम कर लोगे। तो जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। जो फ़ॉन्ट टाइप हैं वो भी कोई फैंसी नहीं बल्कि स्टैंडर्ड जो ऑफिशियल हमारे पास होते हैं, जिसमें आप न्यू टाइम रोमन्स यूज़ कर सकते हो, एरियल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके स्टैंडर्ड से जो आपके फ़ॉन्ट टाइप्स हैं वो होने चाहिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट टाइप के बारे में जानने के बाद एक मज़ीद चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपने अपनी सीवी डिज़ाइन करनी है उसमें कोई बहुत ज़्यादा कलरिंग बुक टाइप सी ना वो लग रही हो कि आप कभी कोई कलर ऐड करो कभी कोई कलर ऐड करो। एक स्टैंडर्ड सा डिसेंट ऑफिशियल फॉर्मेट होना चाहिए। मैं साथ साथ अपनी सीवी के भी कंपोनेंट्स दिखाता रहूँगा ताकि आपको गाइडेंस हो जाए कि मैंने किस तरह से डिज़ाइन की थी, और ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ हम्बल एफर्ट फ्रॉम माई साइड कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकूं। मैं ये क्लेम नहीं करता कि कोई मेरी सीवी बहुत परफेक्ट होगी, लेकिन इंशाल्लाह इट विल हेल्प। पेजेस, इट मैटर्स अ लॉट कि आप अपनी सीवी कितने पेजेस की बना रहे हो। एक्सटेंसिव या लेंथी सीवीज़, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा जॉब एप्लीकेंट्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपनी इतनी डिटेल सीवीज़ रीड कर सकें। तो मैक्सिमम आपके जो 2 से ज़्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2 पेजेस होने चाहिए। और उसमें भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो आपके 2 पेजेस होंगे वो फ्रंट और बैक पे नहीं बल्कि 2 सेपरेट पेजेस हों, क्योंकि वरना अक्सर वो जो आपके काफ़ी सारी डिटेल्स मिस कर जाते हैं, वो बैक साइड देखते ही नहीं। तो फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट टाइप और पेजेस का आपको इन्फॉर्मेशन हो गया। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता कि इसके कंपोनेंट्स होते क्या हैं, और फिर मैं आगे बताऊंगा कि उनको आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे और किस तरह से बेहतर अपनी सीवी को बना सकते हो अगर आप इस स्टेज पे हो। तो एक तो उसका कंपोनेंट है बायोडाटा या प्रोफाइल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो इसके 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं ना जिस पे कोई भी जॉब सिलेक्शन होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए तो अल्लाह ताला ने किया कि मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड, और मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात करके और डिस्कस करके कि क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो ये बेसिकली समरी है जो मैंने सारा कुछ इस पूरे जर्नी में सीखा था। तो एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च, पब्लिकेशंस, एक्टिविटी एंड स्किल्स, ये 4 बॉक्सेस हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सपीरियंस डेफिशिएंट है तो आपके पास बाकी तीनों चीज़ें हो तो आप बाकियों के जो आपके बाकी कंपेटिटर्स हैं उनमें आप स्टैंड आउट करोगे। अगर आपकी एक्टिविटी स्किल्स का आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, रिसर्च पब्लिकेशन है लेकिन एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों है, तो अगेन इन 4 में से जितने आप बॉक्सेस टिक करोगे उतना आपका चांस ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने भी बेसिकली यही ट्राई किया था कि मैं इन सारे बॉक्सेस को
टिक करूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट टाइप डिसाइड करने के बाद आपको पता है कि मैंने 2 पेजेस के अंडर अंडर कवर करना है। अब इन सारे कंपोनेंट्स को हम ग्रेजुअली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बायोडाटा या फिर प्रोफाइल, इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो सबसे फ्रीक्वेंट मिस्टेक लोग करते हैं, कि जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इट शुड बी रिटन एट द टॉप। ठीक है, बेशक उनको आपकी सीवी पसंद भी आई, लेकिन अक्सर उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको नहीं पता आप डॉक्टर हो या क्या हो, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी सीवी में ढूंढ के निकाले कि आप एमओशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेमोशिप के लिए कर रहे हो, पीजीशिप के लिए कर रहे हो, स्वीपर के लिए कर रहे हो, नर्स के लिए कर रहे हो। क्योंकि ये सारी एप्लीकेशंस किसी भी हॉस्पिटल के एचआर में जाती हैं और वहाँ पे हर तरह का बंदा अप्लाई कर रहा होता है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक कि हम फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरी सीवी थी तो मेरे सबसे टॉप पे एक लाइन में लिखा हुआ था फॉर पीजीआर ट्रेनिंग इन इंटरनल मेडिसिन, तो इट शुड ऑलवेज बी रिटन एट द टॉप इन वन लाइन। अगेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स शुड बी रिटन ऑन द टॉप, कि अगर उनको आपकी सीवी पसंद भी आई है तो उन्होंने अब आपको बुलाना, उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी सीवी में से ढूंढेंगे आप जो है कहाँ से हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल क्या है, तो इट शुड बी रिटन एट द टॉप। आपका नेम इसमें आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ खुद ही आपको उनके आप एज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, अलहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एज 27, जेंडर मेल, ये वाला कोई आपका ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं लगता। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे, ईमेल लिखोगे और एड्रेस, ये 5 कंपोनेंट्स, अगेन दीज 5 कंपोनेंट्स शुड बी रिटन एट द टॉप। जिस तरह मैंने अपना नेम लिखा, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी और एड्रेस। पिक्चर आपकी मर्ज़ी है, आप अटैच करना चाहो ना करना चाहो, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ कहते हैं कि पिक्चर अटैच करनी चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू। इंटरनेशनल लेवल पे अक्सर पिक्चर अटैच नहीं की जाती। प्रोफाइल, अब इसके बाद जो ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं कि आपने 2-3 लाइन्स में अपने बारे में ब्रीफली बताना कि हु यू आर, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहाँ से ग्रेजुएट हो, व्हाट यू कैन ऑफ़र, के 2-3 लाइनों में आप उन्हें बताओ कि आप क्या ऐसा ऑफ़र कर सकते हो कि जो बाकी नहीं कर सकते, और वाई दे शुड चूज़ यू। एंड अगेन पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हो वो भी आपका ज़रूरी है कि उन्हीं 2-3 लाइन्स में एक्सप्रेस हो। जिस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल में अब ये 3 to 4 लाइन्स में मैंने बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डिस्टिंग्विश्ड ग्रेजुएट विद डिस्टिंक्शंस एंड पोजीशंस, और साथ मैंने बता दिया कि मैं एफर्ट करने को तैयार हूँ, एक्स्ट्रा आवर्स पुट करने को तैयार हूँ, फोकस, डेडिकेटेड, दिस। ये आइडियली तो 2-3 लाइन्स में ही कंप्लीट कर देना चाहिए। तो आफ्टर चूजिंग योर फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, डिफाइनिंग कि यू हैव टू कंप्लीट देम इन विद इन 2 पेजेस। बायोडाटा में आपने टॉप मोस्ट में पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर अपने इंट्रोडक्शन और डिटेल्स लिख दी और अपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अगेन मैंने आपसे कहा था कि 4 कंपोनेंट्स हैं जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। आपके नाम पे किसी ने सिलेक्शन नहीं करनी, आपके फ़ोन नंबर पे किसी ने सिलेक्शन नहीं करनी। उन 4 कंपोनेंट्स में आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ एंड स्किल्स हैं। तो एजुकेशन इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, कि ऑब्वियसली अगर आपके पास डिग्रीज़ ही नहीं है, आपके एग्ज़ाम्स ही नहीं क्लियर या आपके इंस्टीट्यूट्स जो है, ज़ाहिर है इन चीज़ों से काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ता है। इसके बारे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह कि एजुकेशन जो है इट शुड बी राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि देखें उनको कंसर्न नहीं है अगर आप मैट्रिक सबसे पहले लिखेंगे तो इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। तो जो सीक्वेंस होना चाहिए कि अगर आपने रेजिडेंसी एग्ज़ाम क्लियर किए तो यू स्टार्ट फ्रॉम रेजिडेंसी एग्ज़ाम और उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री, क्योंकि उनके लिए इस लेवल पे ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती होंगी। फिर हाई स्कूल और फिर स्कूलिंग, FS ये लेवल्स है। अब ये इस सीक्वेंस में आपने लिखना है फ्रॉम रीसेंट टू योर फर्स्ट स्कूल, और जो आपका होना चाहिए उसमें सबसे पहले तो आपने लिखना है कि डिग्री कौन सी थी। फॉर एग्जांपल अगर रेजिडेंसी एग्ज़ाम था तो FCPS पार्ट 1, अगर डिग्री है तो MBBS किस ईयर में कंप्लीट किया, और अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स थी एज इन क्लास, पोजीशन या फिर डिस्टिंक्शंस तो दे शुड बी हाईलाइटेड। ठीक है, आपने फ्रॉम रीसेंट टू ओल्डेस्ट अपनी सारी डिग्रीज़ लिख देनी है 1 लाइन में, इन साथ इंस्टीट्यूट और ईयर एक लाइन में आपने सारा बता देना है। मैं अभी सैम्पल भी दिखाता हूँ। और अचीवमेंट्स शुड बी हाईलाइटेड एंड यू शुड हैव डेफिनेट प्रूफ ऑफ एवरी अचीवमेंट। ठीक है, जो जो आपकी अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल ये एजुकेशन है तो आई स्टार्टेड विद FCPS पार्ट 1, देन JCAT, देन NLE। अब इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट अटैम्प्ट।
इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन, क्योंकि दे स्पेसिफिकली आस्क के आपका किस अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर था। ये मैंने अपना कॉलेज लिखा है डिग्री के साथ, और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, वही फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था कि डिग्री, कॉलेज, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। अगेन आई हाईलाइटेड माई अचीवमेंट्स। फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्शन थी, मैंने बोल्ड कर दिया, मेडल्स थे मेरे, मैंने बोल्ड कर दिया। फिर एफएससी मैट्रिक। और अपने आप को जो है ऑथेंटिकेटेड प्रूफ करने के लिए आई हैव रिटन के अपना यूएचएस का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया मैंने, और बताया कि आप ये सारी इसके मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं। तो एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीवी। एक्सपीरियंस डज मैटर अ लॉट, क्योंकि उनको सिर्फ एक नर्ड नहीं चाहिए जिसकी सिर्फ डिस्टिंक्शंस पोजीशंस हों। दे वांट समवन जिसको एक्चुअली फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस हो, जिसको एक्चुअली काम आता हो। तो अब सैडली होता ये कि जो हमारे हाउस जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड नहीं किया जाता, तो वो अपना एक्सपीरियंस सिर्फ एक लाइन में लिख देते हैं कि हाउस जॉब मैंने की, यहाँ से की, फॉर एग्जांपल जिनाह हॉस्पिटल से की, और ये टाइम था। लेकिन अब वो जो आपको हायर करे, जब वो आपकी सीवी देखेगा तो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसने तो बस 1 साल की हाउस जॉब की है। बेशक उसने 1 साल की हाउस जॉब की है, ही शुड नो हाउ टू प्रेजेंट हर और ही। तो 1 लाइन एक्सपीरियंस ऑफन लीड्स टू रिजेक्शन। रूल्स ये हैं कि आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि जो आप एक्टिवली जॉब कर रहे हो टू योर फर्स्ट जॉब, और उसमें भी सबसे पहले डेट्स के एग्जैक्ट डेट्स के आपने इस डेट से लेके इस डेट पे काम किया, इस डेजिग्नेशन पे थे आप, इस यूनिट में और इस हॉस्पिटल में। ये मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ हाउस जॉब की है ना, तो बेहतर है कि आप उन 4 रोटेशंस को 4 एक्सपीरियंस की तरह दो लाइनों में एक्सप्रेस करके अपना एक्सपीरियंस वाला कॉलम को एटलीस्ट 2 के पैराग्राफ्स बना दोगे, उनको पता चले कि, क्योंकि जो आपके अक्सर एचआर वाले भी इनिशियली सीवी स्क्रीन कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको कख नहीं पता कि मेडिकल ऑफिसर क्या है, हाउस ऑफिसर क्या है। तो बेसिकली अगर हाउस ऑफिसर भी लिखा हुआ है, 4 मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हैं, पीड्स के, मेडिसन के, सर्जरी के, गाइनिंग के, तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। और साथ एक एक दो लाइन में अपने स्किल्स मैंशन करते हो। अगर अचीवमेंट्स हैं तो अचीवमेंट्स भी हाईलाइट करो। अगेन जहाँ जहाँ अचीवमेंट्स आएंगी आपने हाईलाइट करनी है, क्योंकि दे विल हेल्प यू स्टैंड आउट, ठीक है। और साथ अगेन जब अचीवमेंट्स हैं तो यू शुड हैव प्रूफ फॉर इट। तो वही बात कि अगर आप अभी हाउस जॉब कर रहे हो और आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो अगर आपको कि वो कहता है कि आप बेस्ट टीचर, तो उन्हें कहो मुझे सर्टिफिकेट बना के दें, क्योंकि इवेंचुअली प्रूफ्स मैटर अ लॉट। तो अगेन एक्सपीरियंस जो आपका होगा आपने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी, तो आई वाज वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर ऑन एड हॉक बेसिस, तो मैंने वो सबसे टॉप पे लिखा। अगेन सबसे पहले डेट्स, फिर डेजिग्नेशन, फिर यूनिट, फिर हॉस्पिटल, और 2 से 3 लाइनों में मैंने बता दिया कि मैंने क्या क्या सीखा, और जो अचीवमेंट थी वो मैंने हाईलाइट कर दी, ठीक है, जो मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे। तो बेसिकली इस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि अब जो मेरी सीवी देख रहा होगा उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो जल्दी से बायोडाटा देखेगा, यहाँ पे देखेगा अच्छा इसने एफसीपीएस रेजिडेंसी में अप्लाई करना है मेडिसिन में, यहाँ देखेगा अच्छा इसने एमबीबीएस इलामा इकबाल से की है, डिस्टिंक्शंस हैं, इसकी मेडल्स हैं, एफएससी मैट्रिक किया हुआ है, उसने इस तरह से आपकी सीवी देखनी है। उसके पास इतना टाइम नहीं, तो आपने उसको खुद हाईलाइट कर करके देना है। वो देखेगा अच्छा यार इसने मेडिकल ऑफिसर था, हाउस ऑफिसर, अच्छा बेस्ट एचओ भी रहा हुआ है, अच्छा ये सर्टिफिकेट भी था, ये भी था। तो उसने इस तरह आपका टिक बॉक्स करके सिर्फ 2 से 3 मिनट में उसने आपकी सीवी देखनी है। जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है दैट इज़ रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। अब होता ये कि नॉर्मली जब हम निकलते हैं एज अ हाउस ऑफिसर, तो एक्सपीरियंस हमारे पास सिर्फ हाउस जॉब का होता है, उसको हम एक लाइन में सिर्फ लिख देते हैं। मोस्टली अगर आपके पास डिस्टिंक्शन और पोजीशंस नहीं होती, रिसर्च पब्लिकेशंस भी नहीं होती, और अगर आपके पास स्किल्स और एक्टिविटीज़ हों भी तो आपको उसका क्रेडिट लेना नहीं आता, तो इवेंचुअली वो कहते हैं कि यार इसके पास सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री ही है। तो रिसर्च पब्लिकेशंस कैन ऐड अ लॉट टू योर सीवी अगर किसी ने इस पर काम किया हो। अगेन रिसर्च और पब्लिकेशंस को लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है आर्टिकल का नाम, ठीक है, आर्टिकल का नाम, देन किस जर्नल में पब्लिश हुआ, कौन से वॉल्यूम में कौन सा इशू नंबर था, और अगेन क्या लिंक था। तो फॉर एग्जांपल ये 4 आर्टिकल्स थे तो मैंने अपने इस तरह से पोर्ट्रे कर दी। अगेन इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। जब मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में गया था सबमिट करने, तो इस पे और शालामार में, मोस्टली हॉस्पिटल्स में, इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। अगर आपके पास डिस्टिंक्शन है, अगर आपके पास पोजीशन है, अगर आपके पास जो है इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं लाइक बेस्ट एचओ, और अगर आपके पास रिसर्च एंड पब्लिकेशन, अगर चीज़ें नहीं भी हैं तो इन पे काम करना आप शुरू करें। अगेन
इतना सिंपल नहीं है, यू शुड दे विल टेस्ट यू। उनको पता चल जाता है इसने 2 नंबरी लगाई है कि असल में, फॉर एग्जांपल मेरे साथ 2 से 3 हॉस्पिटल्स में उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ रिसर्च में पार्टनर्स कौन थे, तुम्हारा सैम्पल साइज़ क्या था, कौन सी टाइप ऑफ स्टडी थी, ठीक है, आपने क्यों स्टडी की, क्या रिजल्ट्स आए, क्या कंक्लूजन आई, इससे कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली यू आर एन आर्टिस्ट। आपकी अच्छी सीवी आपको जॉब का इंटरव्यू देने आते हैं तो दूसरा बंदा आपको रिजेक्ट करने से पहले एक दफ़ा लाजमी सोचेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड्स हैं, तो जो जो चीज़ें आपके पास हैं, अगर आपके पास अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करना आना चाहिए, अगर आपके पास अचीवमेंट्स हैं एजुकेशन में वो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। अगेन अब जब मैं गया तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, उन्होंने बस ये देखा अच्छा ये आर्टिकल का नाम है, उन्होंने कहा अच्छा वाई कैटेगरी जनरल, वाई कैटेगरी जनरल, वाई कैटेगरी जनरल, उन्होंने ये ऐड कर दिया। फोर्थ कंपोनेंट इज़ एक्टिविटीज़ एंड स्किल्स। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। उनको एक नर्ड नहीं चाहिए, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो मल्टी टैलेंटेड हो, जिसके पास ऑर्गेनाइजिंग स्किल हो, क्योंकि हमारी फील्ड में कम्युनिटी और वॉलंटरी वर्क, इस तरह की इंटेंशंस हो, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़, तो इस तरह के बंदे एवरी हॉस्पिटल, एवरी बैंक, एवरी इंस्टीट्यूट, कोई भी फील्ड है, दे नीड पीपल विद सच स्किल्स। ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो मेक श्योर टू यूज़ दैम, अगर नहीं है तो ट्राई टू गैदर देयर सर्टिफिकेट्स। फॉर एग्जांपल वॉलंटरी एंड कम्युनिटी वर्क, अगर मैं अपने एंड से बात करूँ तो मैंने तो अल्लाह ताला के लिए किया था, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि गाइडलाइन के मैंने पीडीएफ्स लिखे हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है और मैंने क्लेम किया कि आप अपने किसी भी अब यहाँ के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि उसने मेरी गाइडलाइंस फॉलो की है कि नहीं, तो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव फॉर देम। ठीक है। तो अगर इस तरह का अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नहीं भी है तो बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह मैंने वी फैट में काम किया हुआ था, मैंने एजुकेशन फॉर एवरीवन में, तो अगर आपके पास किसी ना किसी स्टेज पे आके उसको चुल हुई होती है, उसने कोई ना कोई सोसाइटी ज्वाइन की होती है, तो अगर आपके पास इसमें से कुछ भी है तो ट्राई टू यूज़ इट। ठीक है। आपने कोई फ्लड के रिलीफ के लिए आप गए थे, किसी भी आपने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो यू कैन मेंशन इट इन योर सीवी। आपने मेडिकल कम्युनिटी के लिए आपने काम किया, आपने कोई जनरल पब्लिक के लिए कोई काम किया है, आपने कोई सेमिनार कुछ भी किया है। अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़, एफएमएच में देवर स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर इट। तो अगर आपने स्पोर्ट्स वगैरह की हैं, इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। अगर आप सीआर बैज रिप्रेजेंटेटिव या आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। और अगेन ये कॉलम था जो मेरा क्रॉस था, मैंने कोई इस तरह से वर्कशॉप्स अटेंड नहीं की थी। अगर आपने कोई क्लिनिकल वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं लाइक BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेशन रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो इट डज़ हेल्प अ लॉट। तो इस तरह की चीज़ें यू कैन ऐड इन योर एक्टिविटी एंड स्किल कॉलम एंड अगेन दे विल टेस्ट यू। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेबल टेनिस का मेंशन किया तो दे आस्क्ड फॉर इट। मैंने एजुकेशन फॉर एवरीवन का कहा तो शालामार में उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है और तुमने इसमें क्या रोल परफॉर्म किया। तो जो आपने सीवी में लिखना है उसके सारे प्रूफ अपने साथ लेके जाने हैं और माइंड में सारा पिक्चर बना के जानी, अगर ये पूछेंगे तो मैं ये आंसर करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने वाइट कोट सेरेमनी अरेंज की थी नए स्टूडेंट्स के लिए इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, तो मुझसे उन्होंने एक जगह के इंटरव्यू में पूछा कि आप बताएं आपने इसमें, आप कह रहे आप चीफ़ ऑर्गेनाइज़र थे, आपने खुद क्या किया था। तो क्योंकि वो मैंने सारा कुछ एक्चुअली किया हुआ था तो आई वाज एबल टू टेल देम कि मैंने इस तरह से सारा किया। हम गेस्ट बैठाए, उसमें ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, इस तरह से हमने सिटिंग की, गैप, मास्क, सारा कुछ बताया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स, अब हर कोई वही चीज़ें लिखेगा कि मैं पंक्चुअल हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो ये सारे आप उन्हें बता ही दोगे। लेकिन अगर फील्ड रिलेटेड स्किल हैं, फॉर एग्जांपल आप मेंशन करते हैं कि मैंने एनेस्थीसिया में काम किया, मुझे ETT पास करनी आती है, मुझे ये वाले टिपिकल स्किल्स आते हैं, मैंने कार्डियो में काम किया है, तो इस तरह की चीज़ें दे डज़ हेल्प अ लॉट। स्किल्स में आप मेंशन कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे नीड अ डॉक्टर विद स्पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बातों में नज़र आना चाहिए कि यू आर डेफिनेटली willing to work here, you desperately want to put your efforts for the betterment of your institute। उनको नज़र आना चाहिए कि तुम मज़ीद सीखना चाहते हो, मज़ीद आगे तक जाना चाहते हो। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल। ये देखें मैंने अपनी एक्टिविटीज़ बताई कि मैंने गाइडलाइन के PDF लिखे, मुझे यंग मेडिकल स्टार अवार्ड मिला, मैंने फाइनल ईयर को मैंने पढ़ाया था तो मैंने उसके सर्टिफिकेट्स अरेंज किए, मैंने EFE का बताया, VFAT का बताया, और ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह स्किल्स। अच्छा, जो बाहर की दुनिया में तो चलता है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको मेडिकल रिप्यूट के 1-2 बंदे
जिनसे वो आपके बारे में फ़ोन करके पूछ सकें। और आपका तो मेरे डॉक्टर काशिफ इकबाल मलिक और डॉक्टर खालिद जो मेरे जिना में मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे यूनिट्स में, तो उनके फिर मैंने डिटेल्स उनसे कंसेंट लेने के बाद दे दी। सो अगर हम इसको अब समराइज़ करें पूरे सीवी बिल्डिंग को, तो प्रॉपर फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। जो आपकी सीवी है वो ब्रीफ और टू द पॉइंट होनी चाहिए। आपने सबसे शुरू में आपने बताना किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, ताकि वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। और इन चारों बॉक्सेस में जिस तरह मैंने बताया टिक करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप इंशाल्लाह इट विल हेल्प। और इंशाल्लाह मज़ीद में काफ़ी सारी मज़ीद में बनाऊंगा वीडियोस, जिसमें अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मैं FCPS और MSMD के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा, और बाकी सारे ट्रेनिंग, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और इन सारे टॉपिक्स पे हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।